इंडिया में जो फिजिक्स की बुक्स हैं, ऑलमोस्ट जो सारी बुक्स हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी बुक, सब में ये लिखा हुआ है कि मिराज का जो खोज होता है, जिसे अपन मरीचिका कहते हैं या फिर मृग तृष्णा कहते हैं, उसके बनने का जो कारण होता है वो माना गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। देखो हम भी ये पढ़ाते हैं, जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं 12th क्लास के बच्चों को, तो ये पढ़ाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, तो नंबर इसी से मिलेगा कि मरीचिका बनने का जो कारण है, मिराज का जो खोज होगा वो क्या होता है, टीआईआर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। पर देखो एक मेरी और इसके रिस्पेक्ट में एक मेरी और कॉन्ट्राडिक्शन है मेरा, ऐसा बोल सकते हैं अपन। वो कॉन्ट्राडिक्शन मेरा इस टाइप से है कि ये अपना जो मिराज है, जो मरीचिका है, इसके बनने का जो कारण है, इसको अपन रिफ्रैक्शन के थ्रू जो है वो आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो कैसे कर पाएंगे? एक बार अपन थोड़ा सा मिराज को समझेंगे। क्या होता है, जब रेगिस्तानी इलाकों की अपन बात करते हैं, डेजर्ट्स की बात करते हैं, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब ऊपर से कोई प्रकाश किरण आ रही है कहीं से टकरा के, किसी पेड़ से या फिर आसमान से, नीचे की जो वायु है वो ज्यादा हॉट होती है, ऊपर की वायु जो है वो ऐसे बोल सकते हैं अपन कि इसके कंपैरिजन में, नीचे वाली वायु के कंपैरिजन में कम हॉट होती है। नीचे वाला जो मीडियम है वो कैसा मीडियम बन जाएगा, अगर तो टेम्परेचर नीचे वाले मीडियम में ज्यादा है तो अपने पास में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो नीचे वाला जो मीडियम है वो कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और ऊपर वाला मीडियम जो है वो कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपने को पता है बार बार वो उसका क्या होता रहेगा, अपवर्तन होता रहेगा, और एक पॉइंट पे जब अपना पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा हो जाएगा तो उसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये वाली बात अपन समझते हैं। और फिर ये देखते हैं कि अगर ये प्रकाश किरण कहीं धरातल के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है तो वहां पे जो है वो हमें किसी जलाशय का भ्रम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। लेकिन मेरा इसमें जो डाउट है या फिर जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो इस टाइप से है कि अगर तो वो हम इस वाले पॉइंट पे बात करें, सिर्फ एक इस मैं पॉइंट को कंसिडर करके चल रहा हूं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, ये जो एक्सट्रीम लो पॉइंट है, सारी जो जड़ है वो यहाँ पर हो रही है। अगर अपन ये एक्सट्रीम लो पॉइंट पे देखें, यहाँ पे अगर नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल ये हो जाएगा हमारा, अभिलंब ये हो जाएगा। अब अगर इस एक्सट्रीम लो पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है और अगर आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन होगा। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाली जो लाइट रे है वो ऐसे जानी चाहिए थी। फिर आगे किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये वाली लाइट रे ऐसे ही जाती जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हर पॉइंट पे कितना होता जाएगा, 90 डिग्री होता जाएगा। इसको इस वापस से इसको इधर की ओर बेंड करना ही नहीं चाहिए था, अगर हम जो है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन से देख पाते। बात समझ रहे हो? तो लॉजिक अपना ये बन रहा है यहाँ पे, जो ये बताने का प्रयास करेगा अपने को कि टीआईआर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर तो टीआईआर हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे हमारे पास में रिफ्लेक्शन का जो लो है वो अप्लाई होना चाहिए। और रिफ्लेक्शन का जो लो है वो हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पर देखो इस एक्सट्रीम लो पॉइंट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे अपना नॉर्मल ये हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है I इक्वल्स 90 डिग्री है, तो R इक्वल्स भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और अगर R इक्वल 90 होगा तो ये वाली लाइट रे जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है, ये बैंड नहीं होगी। अब देखो इसी बात को जो है वो अपन रिफ्लेक्शन से समझेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे। देखो रिफ्लेक्शन में अपन स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं, और स्नेल्स लॉ जो है वो अपने को क्या बताएगा, स्नेल्स लॉ अपने को ये बोलता है कि साइन ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा 2 ये इक्वल होता है हमारा n2 डिवाइडेड बाई n1। या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूं n1 ऑफ साइन ऑफ थीटा 1 इक्वल्स n2 साइन ऑफ थीटा 2। या फिर ये बोल सकते हैं अपन n इंटू साइन थीटा इक्वल्स कॉन्स्टेंट। ये जो वैल्यू है n इंटू साइन थीटा, ये जो है ये रिफ्रैक्शन में हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थीटा जो है वो अपने पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों का अपने पास में जो प्रोडक्ट है वो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जैसे अपन ये बोल रहे हैं
कि नीचे वाला जो मीडियम है वो तो अपना विरल माध्यम है, रेरर मीडियम है, ऊपर वाला जो मीडियम है वो अपना सघन माध्यम है। नीचे वाले मीडियम में इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो है वो अपवर्तनांक का जो मान है वो n है, या फिर n नॉट मान लेते हैं, चलिए n मान लीजिए, ठीक है। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। अगर मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे देखो, इसको, इस वाले डायरेक्शन को तो मैं एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं, और इस वाली डायरेक्शन को मैं वाई डायरेक्शन मान लेता हूं, ठीक है। और मैं अब ये बोल देता हूं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मैंने मान लीजिए किसी इस पॉइंट पे मैंने बात कर ली, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपन कितना बोल सकते हैं, n प्लस समथिंग अल्फा x बोल सकते हैं। अब ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो है वो x का फंक्शन है, अर्थात ये x के साथ में जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। अब एक काम कीजिए, आप जो है यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा दीजिए, और फिर देखिए आपके पास में जो रिजल्ट है वो क्या है। यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे अपन, यहाँ पर अपन बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एक्सट्रीम लो पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अपना यहाँ पे कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। अगर यहाँ पे अपन स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, अगर स्नेल्स लॉ लगाए हैं तो स्नेल्स लॉ अपने पास में क्या है, n इंटू साइन थीटा इक्वल्स कॉन्स्टेंट, या फिर ये बोल सकते हैं n1 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल्स n2 इंटू साइन थीटा 2। यहाँ पे देखिए अपने पास में ये कितना आ जाएगा, n इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। यहाँ वाले पॉइंट पे ये अपने पास में कितना है, n इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल जो है वो अपने पास में ये वाला आ जाएगा, इस एंगल को अपन थीटा बोल देते हैं, एक बार इस वाले एंगल को थीटा कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अपने पास में कितना आएगा, n प्लस अल्फा टाइम्स x इंटू साइन ऑफ थीटा, आ ही जाएगा, ठीक है। साइन 90 की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ से साइन थीटा अपन निकाल सकते हैं, साइन थीटा देखो अपना कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा अपने पास में आ जाएगा n डिवाइडेड बाई n प्लस अल्फा एक्स, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब ध्यान से देखना बच्चों, दोस्त ध्यान से देख, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये देखो एक टेंजेंट जैसी बन रही है, तो अगर आपने देखो इस वाले डायरेक्शन को x लेट किया है, इस वाले डायरेक्शन को तुम y लेट कर रहे हो, तो ये अपने पास में क्या आ गई, स्लोप आ जाएगी dy बाई dx। और dy बाई dx की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो अपने पास में dy बाई dx जो स्लोप के इक्वल होता है उसको अपन कितना बोल सकते हैं, tan ऑफ थीटा। क्या बोल देंगे, tan ऑफ थीटा। तेरे पास में साइन थीटा की वैल्यू है, tan थीटा तेरे को फाइंड करना है, कर सकता है क्या, साइन थीटा की वैल्यू है अपने पास में, tan थीटा फाइंड करना चाहते हैं, देखो कितना आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स आ जाएगा, साइन थीटा है n डिवाइडेड बाई n प्लस अल्फा एक्स, टेन थीटा कितना हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई रूट ओवर n प्लस अल्फा एक्स होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ध्यान में ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कारण टेन थीटा होता है अपना लंब बटे आधार, तो लंब तो n है, आधार मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, ये कितना बनेगा, n डिवाइडेड बाई रूट ओवर n स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n अल्फा एक्स माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट ही जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2n अल्फा एक्स। अगर तो मैं ये बोल देता हूं कि ये हमारा जो x है वो अल्फा की कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो इस वाले टर्म को मैं जो है एक बार नेग्लेक्ट कर दूं तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2n अल्फा एक्स। और यहाँ अब देखना भाई dy बाई dx ये अपने पास में इक्वल आ जाएगा, देखो ऊपर है n नीचे है रूट ऑफ n, तो ये अपने पास में आ जाएगा रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अपनी। अब आप क्या करो, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो dx को, तो ये बन जाएगा dy इक्वल्स रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई अल्फा 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स x और इंटू में आ जाएगा dx। और अब इसको दोनों साइड से अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो ये dy का इंटीग्रेशन जो है वो तो अपने पास में जाएगा y,
ये आ जाएगा रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाई अल्फा 1/√2x। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो अपने पास में कितना आएगा, टू रूट एक्स कितना आ जाएगा अपने पास में, तो 1/√2 है, इसको तो अपन बाहर ले लेते हैं। 1/√x का अपन समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे 1/√x का। 1/√x का जो इंटीग्रेशन है वो अपने पास में कितना आ जाएगा, x पावर n के फॉर्मूले से कर देंगे 1/√x इंटू डी एक्स। ये अपने पास में इसको राइट कर सकते हैं x पावर -1/2 इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा x पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। इसको क्या बोल देंगे अपन, ये अपने पास में आ जाएगा 2x पावर 1/2 टू रूट एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा 2 रूट एक्स, या फिर ये आ जाएगा y इक्वल्स 2n डिवाइडेड बाई अल्फा और इनटू में आ जाएगा रूट एक्स। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स 2n डिवाइडेड बाई अल्फा टाइम्स एक्स। और ये इक्वेशन देखिए किसकी है, परवलय की समीकरण। क्योंकि परवलय का जो अपने पास में जनरल इक्वेशन होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax, उस टाइप की इक्वेशन बनी है अपने पास में। और हमारा जो ये लाइट रे का जो पाथ था, बेंडिंग का जो पाथ था, वो भी किस टाइप का था, परवलयाकार था। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो मिराज है, ये जो मरीचिका है, इसको हम जो है वो किसके थ्रू समझा सकते हैं, रिफ्रैक्शन के